हेलो फ्रेंड, वेलकम टू। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर, यानी कि जो 4 मार्च 2023 को हुआ था उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसका कोड है 347 CF। क्लियर। इसके यहाँ पे हम कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आप लोग अपने अपने आंसर को जरूर चेक कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक का जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, अपने वीडियो चलते हैं। फ्रेंड देखिए, हमारा जो ये पेपर हमारा है, आप इसे ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ लीजिएगा, पढ़े भी होंगे, कोई क्लियर नहीं है। ये आज हमारा क्लास 12 काफ़ी पेपर है, जिसका अपडेट कुछ हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। चलिए, लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये हमारे हो दिए, ठीक। पहला है इसका A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C तथा अल्फा बराबर बीटा इक्वल गामा बराबर 90 अंश से विमाओं वाला क्रिस्टल तंत्र होता है। पहला है षष्ठकोणीय, एक दंताक्ष, त्रिनताक्ष, विषम लंबवाक्ष। ठीक फ्रेंड, आप देखोगे इन सबको हिंदी में लिखा गया है। चलिए, आपको समझने और पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर आप लोगों के पेपर में भी ये इंग्लिश में भी दिया था, आप उसे क्लियरली देखे होंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड, जो षष्ठकोणीय लिखा है इसका मतलब होता है हेक्सागोनल, और इसका माने होता है मोनोक्लिनिक, इसका होता है ट्राइक्लिनिक, और इसका होता है आर्थोरोम्बिक। और जिसका हमारा राइट आंसर होगा आर्थोरोम्बिक, यानी कि विषम लंबवाक्ष। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बता दिया है, जिससे का कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। चलिए, इसका आंसर कहाँ से हमारा सही आंसर है, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन हमारा खा तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है होती है। पहला नॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता। इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड मोलरता। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है हमारा फ्रेंड, डी ऑप्शन नंबर है इसका मोलरता, इसे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक इकाई होती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, सेकंड इनवर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड इसे, सेकंड इनवर्स इज द राइट आंसर इसका होगा। चलिए फ्रेंड, इसका अगला देखते हैं हम। अगला कह रहा है फ्रेंड कि बेंजील्डिहाइड के बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। बेंजील्डिहाइड अल्कोहल प्राप्त होता है, किससे होता है, इसे कौन सी क्रिया फ्रेंड कहते हैं, इसे जो है कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कौन से कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। फ्रेंड हम इसका सेम सोल्यूशन आगे हम आपको देने वाले हैं, देखिएगा इसके क्वेश्चन आगे में मिले हैं, हम वहाँ पे इसका समीकरण आपको वहाँ पे क्लियरली दिखा देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। क्या होता है, इसका हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है। अगला है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए उपस्थित नहीं होता है। इसका सही आंसर है सी, यूरेसिल। कौन सा है, यूरेसिल। इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला कह रहा है फ्रेंड, देखिए जो हमने कहा था कि आप ध्यान देख लीजिए कि आर्थोगोनल का यही है, पहले वाले का, अभी हमने आपको वहाँ पे बताया भी था। चलिए, ये हमारे आपको दिए गए इंग्लिश में लिखे गए हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साटकी दोष क्या है। साटकी दोष घनत्व उपस्थित जालक के घनत्व के प्रभाव बताइए। फ्रेंड साटकी दोष आपको पता ही होना चाहिए कि साटकी दोष में होता क्या है फ्रेंड, एक इससे खाना होते हैं। क्लियर, इसमें कहीं पर एक N+ होता है, यानी कि Cl- N+, Cl- इसी प्रकार से होते हैं, पर इसमें से एक खाली स्थान यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं बाहर निकल जाते हैं Cl-, तो उसे इसी को ही क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं फ्रेंड। क्लियर, जिसमें कि एक यानी दोष होता है, और इसको जो घनत्व क्या होता है इसमें जो होता है, और जान लीजिए कि साटकी दोष एक रिक्त दोष है। क्या है, रिक्त है। और साटकी दोष जो है ठोस क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है। क्या करता है, तब कर देता है, यानी इसका प्लस या माइनस में से कोई एक, इसमें से जो साटकी दोष होता है स्ट्रक्चर, इसमें से प्लस या माइनस में से एक ही कोई गायब हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला कह रहा है हमारा, जो अगला कुछ देखिए फ्रेंड, जो प्रश्न आपका होता है कि परागण किसे कहते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से में होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परागण
कहलाता है। अब इसी जो दाब लगता है फ्रेंड, क्या लगता है, फोर्स लगता है, दाब लगता है, उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जो परासरण का दाब का वो होता है, क्या होता है, यानी व्यंजक होता है, जो होता है हमारा पाई यानी V इक्वल टू NRT होता है, क्या होता है, NRT, और पाई इक्वल टू हो जाता है हमारा CRT, क्लियर। और जहाँ पे हमारा बनता है क्या, NV इक्वल टू C होता है, क्या होता है, N/V इक्वल टू C होता है। इसी पे ये वैल्यू यहाँ पे C आ गया है, क्लियर फ्रेंड। आप ध्यान से थोड़ा से प्रयास करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड, इसके बाद हमारा जो बनता है पाई V इक्वल टू W/M, यानी कि एक हमारा भार है और एक हमारा अणुभार है RT, ठीक। और ये कहाँ रखा गया है, N इक्वल टू हमारा W/M होता है, यानी कि हम क्या है, हमारा ये मोल संख्या, यही हमारा क्या है, व्यंजक है। इसी के आधार पर इसे कहा गया है कि ये हमारा प्रश्न अनुसंख्या है, क्लियर। फिर हमारा है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस के नियम समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग भी हमें बताइए। फ्रेंड, इसे आपने भी अपने अपने कॉलेज में, यानी कि जब आप पढ़ते होंगे वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया होगा, पर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे कि कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम होता है कि अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलरता, यानी कि इससे करते हैं प्रदर्शित, क्लियर, मोलरता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। आपने फिर ध्यान सुना होगा कि उन्हें क्या कहा था, अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट के मोलर की मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा मोलर चालकता होता है इसके बराबर क्या होता है, धनायन और ऋणायन, यानी कि धनायन और ऋणायन योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही मान हो जाएगा माइनस माइनस, क्लियर। यही हमारे इक्वेशन होते हैं। इसी प्रकार से इनके अनुप्रयोग दिए गए हैं फ्रेंड। अनुप्रयोग में क्या होते हैं, अनुप्रयोग में बताया गया है जैसे कि क्राउस के नियम अनुसार अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोचकता ज्ञात की जाती है। अनुप्रयोग क्या कह रहा है कि अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों के विलयन की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। इसी तरह से ये हमारे क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आपने भी इसी प्रकार से आपने कुछ न कुछ में आंसर का देने का प्रयास किया होगा। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रवरागी और द्रव विरोधी क्लोराइड के उदाहरण देना है, सही परिभाषा देना है, और द्रवविरागी क्लोराइड आसानी से संकेतित यानी कि संकादित क्यों होते हैं, हो जाते हैं, इसके बारे में आपको भी यहाँ पे बताना है। फ्रेंड, आपने भी कहीं पर भी नहीं से जरूर पढ़ा होगा, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे कि हम बता दें कि द्रव विरोधी यानी द्रव स्नेही, थोड़ा से आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि द्रव जो क्या होते हैं, द्रवरागी द्रव विरोधी क्लोराइड, एक करके इन्हें एक नया नाम दिया गया है, पर आप पढ़े होंगे कॉलेज में द्रव स्नेही पढ़े होंगे, द्रव विरोधी भी नाम इसमें आपने पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा से कुछ बता दे रहे हैं कि द्रव स्नेही यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे जो द्रवरागी और द्रव विरागी हैं, इनका एक नया नाम से यहाँ पे दिखाया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ये द्रवरागी जो होते हैं इन्हें बोलते हैं द्रव स्नेही के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही बोलते हैं। और जो फ्रेंड ये हमारे विरागी हैं इन्हें बोलते हैं विरोधी, क्या बोलते हैं, विरोधी। यही हमने यहाँ पे आपको हमने बताने का प्रयास किया है। अब आप जानेंगे होंगे कि द्रव स्नेही किसे कहते हैं, यानी कि उचित विलायकों के साथ पदार्थ का मिलाने तथा गर्म करने पर सुगमता से प्राप्त होने वाले क्लोराइड तंत्र द्रव स्नेही क्लोराइड कहलाते हैं। हमें इसकी परिभाषा देनी थी, क्या कह रहा है कि उचित विलायक के साथ पदार्थ को मिलाने अथवा गर्म करने पर सुगमता से प्राप्त होने वाले क्लोराइड तंत्र द्रव स्नेही क्लोराइड कहलाते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है स्टार्च, क्या है फ्रेंड, हमारा पहला उदाहरण क्या है, स्टार्च। और जो दूसरा उदाहरण हमारा फ्रेंड कह रहा है प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। ये सब हमारे द्रव स्नेही हैं, द्रवरागी हैं। तीसरा हमारा रबर। इसी प्रकार से हमारे
साल भी होते हैं। जैसे हमारे क्या हैं, द्रव स्नेही होते हैं। इसी प्रकार से द्रव विरोधी देखते हैं कि कह रहा है कि यदि परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के माध्य कोई बिंदु नहीं होती है तो इस प्रकार के क्लोराइड साल को द्रव विरोधी साल कहते हैं, यानी द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। जैसे कि फिर कह रहे हैं, यदि परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के क्लोराइड साल को द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। उदाहरण कह रहा है, पहला हमारा इसका उदाहरण है धातु। क्या है इसका हमारा पहला धातु। दूसरा है धातु ऑक्साइड। क्या है दूसरा हमारा, धातु ऑक्साइड। इसे तीसरा हमारा हो जाएगा धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड। और इसी से हमारे बहुत सारे बनते हैं। चलिए अब हमारा अगला देखते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन हमारा कहा कि अंत केंद्रित घनीय बीसीसी एक कोशिका संकुल क्षमता की गणना कीजिए। फ्रेंड जो केंद्रीय यानी कि बॉडी सेंटर केंद्रीय क्यूबिक है, आपने पढ़ा होगा इसे काय केंद्रीय कक्षल। इसका जो क्या बोल रहा है संकुल, इसका संकुल फ्रेंड होता है, इसमें बिंदु संख्या 2 होती है। क्या होती है, बिंदु संख्या 2 होती है। संकुल क्षमता हमारी 16.04% होती है। यही हमें इसकी गणना करनी थी। आप इसे आपने किसी बुक से देख लेना है, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे लिख दियोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आप देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। अगला फ्रेंड कह रहा है कि H2O एक द्रव, क्या कह रहा है, H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस, तो क्यों है, हमें इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आपके चैप्टर हम बता देंगे कि किस चैप्टर में हमें मिल सकता है। फ्रेंड आपने पढ़ा होगा बी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़े हैं, पी ब्लॉक के तत्व। वहाँ पे फ्रेंड इसे आपके बारे में वहाँ पे एक सही से, यानी कि आपने जब से पढ़ा होगा तो वहाँ को बताया गया होगा कि H2O एक द्रव है जबकि और H2S एक गैस है। कैसे, जान लीजिए कि H2O के परस्पर अंतराणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं जिसे द्रव अवस्था में लेते हैं। जैसे कि बात करें H2 क्या है, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है। क्या है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। कितने, 2 हैं, मिल करके हमें क्या बना देते हैं, एक जल का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से जो क्या है H2S, क्या है H2S, जबकि H2S के अणुओं में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, अतः ये गैसीय अवस्था में होते हैं। ये किसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में होते हैं फ्रेंड। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है गवाला हमारा तीसरे का कि निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के सूत्र IPSC नाम के आधार पर लिखिए। पहला कह रहा है कि डाइक्लोरिडुबिक्स एथेन, यानी कि एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका हमें लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा इसका क्या होता है, बड़े कोष्टक में CO के लिए लिखना है हमें, यानी कि CO, फिर लिखना है Cl2, फिर ये जो EN लिख रहे हैं फ्रेंड इसे कहते हैं डाइएमीन। ठीक, अब देखो डाई हो गई इसमें, अब हमें बंद करना है। फिर क्या है हमारा आखिरी में, पहले हमें कोबाल्ट लिखा, देखिए फ्रेंड यहाँ कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट को यहाँ लिख दिया, फिर हमारा देखिए क्लोराइड बनाना, ये डाइक्लोराइड ये हो गया, फिर N2 हो गया। ठीक, अब क्या रहा है हमें आखिर में क्लोराइड है तो यहाँ पे हम Cl2 जोड़ देंगे। क्लियर, तो हमारा ये बन गया फ्रेंड। अब देखते हैं अगले की ओर, आयरन 3 और हेक्सासाइनाइडोफेरिट, इसका क्या होगा, देखिए फ्रेंड Fe4 बड़े कोष्टक के अंदर Cn यानी साइनाइड होता है, 6 हेक्सा बोला है 6 और यहाँ पे ट्राई। क्लियर, इसी प्रकार से हमारा आयरन 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले की ओर फ्रेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथे का देखेंगे फ्रेंड। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो विद्युत चैप्टर से लिया गया है, केमिस्ट्री में से आपके लिए किए होंगे, जैसे कि कह रहा है कि 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के निष्ठे यानी कि समीकरण लिखना है, जो हमारी इस प्रकार के समीकरण दिए गए हैं जिसके कि हमें
क्या दिया गया, ई सेल 0.59 वोल्ट हो ये दिया है, और हमें सेल नामक यानी कि ई नॉट सेल को गणना करनी है। फ्रेंड हमने यहाँ पे गणना थोड़ा सा किया है, आप यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमारा वो इक्वेशन था उसमें देखेंगे कि इक्वेशन में हमारा कुछ इसी प्रकार का था। क्लियर, ये देखिए हमारा जो इक्वेशन था, हम यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख रहे हैं। देखिए जो हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारा कि निकेल, और निकेल के फिर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन थे प्लस का, ठीक, और फिर इसमें हमारे मोल दिए गए थे, मोल दिए गए थे। फिर इसी प्रकार से हमारा कॉपर भी था 2 प्लस, क्लियर, 2 प्लस या 0.1 मोल, और फिर एक कॉपर। इसी का हमारा कुछ यहाँ पे दिया था। हमने यहाँ पे पहले एनोड और कैथोड छटा यानी कि अलग किया। तो एनोड हमारे यहाँ निकेल चेंजेस, निकेल के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 छोड़ हुए, और कैथोड का ही हमने निकाल लिया। क्लियर, फिर हमारा जो नष्ट समीकरण होता है फ्रेंड, कहते हैं नष्ट समीकरण, ठीक, इसे नेट सेल भी कहते हैं। जो हमारा नेट सेल में बनाया है एक, ये जो नेट सेल यानी को उन दोनों तत्वों के यानी मिला करके एक जो समीकरण बना, इसे नेट सेल कहते हैं, जो हमारा इस प्रकार का एक तैयार हुआ। ठीक, इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका n बराबर 2 निकल गया हमारा, समझे आप। फिर देखिए फ्रेंड, जो नष्ट समीकरण होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग। यहाँ पे बहुत लोग 5 का रूप यूज करते हैं, क्योंकि वो पहले हल करते हैं, हम यहाँ पे आपको डैड कर रहे हैं, यानी कि हम एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो लॉग यानी कि 2 प्लस और कॉपर का 2 प्लस करते हैं, ठीक। और जब आपको मान लीजिए कि ई सेल ना दिया गया होता तो इस फार्मूले से जब ये दिए होते हैं तो हम ई सेल ज्ञात करते हैं। क्लियर, पर यहाँ पे हमें तो ई सेल दिया गया है 0.59 वोल्ट, हम इसको यूज करके यहाँ पे आगे चलते हैं। इससे हम समीकरण 1 मानकर आगे हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए जब प्रयास करते हैं, देखिए हमें दिया गया है, हमें ये ज्ञात करना है। हमने ना समीकरण रखा गया, ठीक, रखा, और हमें 2.3903 था, और ये हमने आर का स्थान रखा है, आर के, ये हमारा टी का स्थान रखा है, ये मान है। यहाँ पे 2 तो एन हो गया, जो जब हमारा ये हमारा दिया गया है, कितना दिया गया 96500, और लॉग जो हमारा देखिए 0.1 मोल था, और यहाँ पे 0.1 हमने कैंसिल किया इसे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हुआ। फ्रेंड देखिए क्या कहते हैं, फिर हमने फ्रेंड इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा इतना बना, इतने को इतने मल्टीप्लाई इतना बना। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। फ्रेंड आप पढ़े होंगे कि लॉग यम अपान एन होता है, उसका होता है लॉग यम माइनस लॉग एन होता है, ये आपने पढ़ा है। तो हमने उसी के आधार पे इसे यहाँ पे अलग कर लिया। जब अलग कर लिए तो इतना हमारा बना। फिर देखिए ये 0 हो गया, और लॉग टाइम 1 होता है, इसको अंदर मिनटू करा तो ये 0 बन गया, फंक्शन 1 बना, ठीक। अब इसको हमने इधर ले गए, इसको उसके हमारे माइनस किए, जब माइनस किया हमारा 0.597 कुछ यहाँ पे हमारा पॉइंट बच रहा था। क्लियर, ये हमारा नेट का सेल का आंसर हो गया, ठीक। आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे हमारा क्या कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसी में कि स्कंदन पर एक समझे ट्रिपल लिखी है, साबुन की क्रिया प्रसीकरण। इससे फ्रेंड आप लोग ने जरूर किया होगा। गैलीलियन थर्माइड संश्लेषण की प्राथमिक, फ्रेंड ये सब क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको जरूर किए होंगे, आपके बुक में मिल जाएगा, आसानी से पढ़े होंगे। मैं आपको बता दें कि DL और डी फ्रक्टोज ये क्या होते हैं फ्रेंड, ये ग्लूकोज के सूत्र होते हैं, जो होते हैं C6H12O6, ये हमारे होते हैं। फ्रेंड इसका आसानी से बना सकते हैं आप, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार बनते हैं। यहाँ पे हमारे होते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमारे जो ऊपर होते हैं, यहाँ पे CHO होता है। इसे आप यहाँ पे जितने काटे बिंदु है ना यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे जितने ये कटे हुए हैं, ये इन सभी को हम C मानते हैं, ठीक। ये C है हमारे, ठीक। 56 हो गए। अब इसी तरह हमें करना है, ठीक। यहाँ पे करना है क्या, और समय हमें HOH को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे एक वैल्यू एक क्वेश्चन तैयार होता है। इसी प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर DL और इसका तैयार होता है। चलिए देखते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन अपना हम सॉल्व करते हैं। हमने इसे अभी आपको सॉल्व कराया था। अब देखिए फ्रेंड, हमारा एक अगला आ गया न्यूमेरिकल, जो 5 का है फ्रेंड। ये बिलियन चैप्टर यानी
सोल्यूशन से लिया गया है, जिसका है ग्लूकोज जल से बने विलयन की सांद्रता 10% है, यानी कि W/W यानी कि भार के बारे में भार लिया गया है। तो यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम मिलीलीटर में इनवर्स में हो तो गणना कीजिए मोलरता और विलयन में घटक मोल अंश हमारा वही मोल प्रभाज है, यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम इसको आपके साथ सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, हम सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे रखा गया है। देखिए कैसे करते हैं। सर्वप्रथम पहले हमने उसमें क्या किया, हमने 10% W/W यानी भार को ग्लूकोज विलयन का अर्थ यानी कि 100 ग्राम ग्लूकोज विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज का उपस्थित होगा, यानी कि जो 10% है उसमें जानते हैं परसेंट यानी कि क्या होता है 10/100 होता है। 100 ग्राम वो निकल गया तो बचा क्या 10 ग्राम ग्लूकोज ही है। ठीक, इसका अर्थात यही मतलब होता है। चलिए फिर दिया गया है विलयन का आयतन करता है, भार पर घनत्व होता है, वहाँ पे हमने भार रखा, हमारा 100 निकल गया यहाँ पे, और हमने घनत्व दिया गया था 1.20 यानी कि 1.2 रख दिया। हल किए तो हमारा इतना आया 83.33 मिली में आया। ठीक, अब विलायक का भार कितना है हमारा 100, ये हमने निकाला भी है 100, तो हमने विलायक के भार से विलायक का माइनस की तो हमारा 90 विलयन हमारा बन गया। क्लियर। तो हमने इसी के आधार पे फिर हमने अपना यहाँ से जादू का पुड़िया शुरू किया। तो हमने क्या निकाला, मोलरता निकाला। मोलरता हमारा क्या होता है W यानी कि जो विलय का अणुभार होता है फिर गुणे 1000 अपान विलय का अणुभार फिर विलायक का भार, यानी किसी का हमने ये हमारा क्या है, ये हमारे विलय है। क्या है ये हमारा, ये विलय है। ठीक, ये भी विलय है, ये हमारा विलायक है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पे फिर यहाँ पे 10 रखा, फिर 1000 फिर 180 और यहाँ पे 90। फ्रेंड, ये जो 180 है ये हमारा ग्लूकोज का अणुभार निकाला गया है, फिर यहाँ पे 90 को यहाँ पे किया गया। क्लियर। हल किया तो आंसर हमारा फाइंड हुआ। इसी प्रकार से हमारा निकाला गया मोलरता का। फ्रेंड, जब यहाँ पे लीटर मिलीलीटर में निकाला इसलिए यहाँ पे हुआ, नहीं तो हमारा W/MB होता ही है। और जो ये दिया W और M है, पता है अभी आपको बताया था कि W और M जो भार है अणुभार है ये विलय के हैं। ठीक, हमने यहाँ वैल्यू फाइंड किए तो ये हमने यहाँ के आंसर यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे पुट किया, ये आंसर आया हमारा। अब देखते हैं अगला, जो हमारा अगला कह रहा है कि जल का मोल क्या निकला, तो हमने यहाँ पे क्या किया, भार और अणुभार यानी जल हमारा क्या H2O है, तो इसका अणुभार इतना निकला तो हर कितना आया। से अब ग्लूकोज का निकाल लिया तो ग्लूकोज का 10 इसके इतना आंसर है। ठीक, अब हमारा मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, N/N प्लस N, जो N हमारा है ये हमारा विलायक का है ये, और स्मॉल वाला कैपिटल वाला हमारा विलय का है। क्लियर, हमने फाइंड किया तो हमारा इतना आंसर हमारा आ गया। क्लियर, तो ये किसका मान निकला, ये जल का निकला। किसका है, जल का निकला है। इसी प्रकार से हम चाहे तो निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले निकालेंगे। फर्क कितना होगा कि ऊपर हम कैपिटल N कर देंगे, नीचे N प्लस N, इसे N कर देंगे। इसी के आधार पर हम जो यहाँ निकाला गया ग्लूकोज का मोल प्रभाज 1- से हम यही आंसर ला सकते हैं। इसको भी यहाँ पे के साथ सुझाव कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको ये सोल्यूशन जरूर से पसंद आया होगा। फ्रेंड, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि इसी प्रकार के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड है कि किसी रासायनिक क्रिया के अर्धवायु क्या है, प्रदर्शित कीजिए। प्रथम कोटि। फ्रेंड, ये कुछ परिभाषाएं आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे आपके साथ न्यूमेरिकल और रिएक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेकंड में देखेंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.39 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की अर्धवायु गणना कीजिए। फ्रेंड, हमने देखिए यहाँ पे आपके साथ हमने यहाँ पे सोल्यूशन को सॉल्व किया है पहले से ही। देखिए जो हमारा फ्रेंड ये है, ये हमारा फ्रेंड सूत्र है अर्धवायु निकालने का है। ठीक, अर्धवायु निकालने का है, क्या होता है T12 0.693 K। ठीक, अब देखेंगे फिर हमें जो स्थानांक दिया गया था, जो वेग स्थानांक है वो 6.39 था, वो हमारे मिनट इनवर्स थे। ठीक, हमारे ये होते हैं सेकंड में, तो हमने मिनट को सेकंड चेंज करने के लिए 60 का इंटू करा दिया। क्लियर फ्रेंड, इसी फॉर्मूला पे हमने इसे डिवाइड किया, आने की किए तो 0.1 आया था, तो यहाँ पे 60 था। और जो ये हमारे -10⁻³ हैं, इसको हमने ऊपर भेज दिया, यानी कि यहाँ पे हो गए 10⁻+3 बन गए। क्लियर, फिर हमने इनको जब यहाँ 3 यानी कि यहाँ पे 1000 है, 3 प्लस मतलब है कि 10 हमारे इतने हैं। क्लियर, इसमें हमने 0.1 का इंटू कराया, जब इंटू करा तो हमारा 100 आया। 100 का हमने यहाँ पे डिवाइड करा दिया, कैंसल, तो बच्चा कितना बना हमारे पास आया 2 3 जा 6, 5 जा कितना बना, फिर 30 डिवाइड कर दिया तो हमारा इतना आंसर बना 1.66। ये हमारे दिए राइट आंसर कंप्लीटेड हुआ। ठीक फ्रेंड,
ये हमारे यहाँ पे आज ये कंप्लीट हो गए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला फ्रेंड इसी प्रकार से है, गा वाला भी है कि Fe2+ और Fe3+ में कौन सा आयन अधिक है, चुंबकीय है। Zn2+ रंगीन है, तो ये क्या रंगीन होते हैं, उपसंयोजक। फ्रेंड इसी प्रकार क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आपने इसे किया होगा। चलते हैं हमारे रिएक्शन की ओर, जो हमारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बड़े मेहनत से वहाँ पे पेपर में सॉल्व किया है। हम आपसे साथ चाहते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। चलिए फिर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रिक अम्लों के औद्योगिक उत्पादन ओस्टवार्ड विधि का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित अभिक्रियाओं का ये आपका कर लेंगे। हम आपको समीकरण सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसा कहता है, कह रहा है कि जिंक धातु के साथ तो ये चिन्होत्तरी की अभिक्रिया करना है, यानी कि जिंक हमारा Zn के साथ शांत, यानी कि ये चिन्होत्तरी होगा, कौन सा होगा हमारा कॉन्स होगा, कौन सा होगा हमारा कॉन्स। ठीक, ये हमारे कॉन्स हैं। ठीक, कॉन्स जब क्रिया कराएंगे तो फ्रेंड हमारा बनेगा, क्या बनेगा, Zn NO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O और फिर बनेगा हमारा यहाँ पे प्लस NO2। ये हमारे फ्रेंड यहाँ पे बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे ये बने हैं ये हमें जिंक है, ये हमारा ये कौन यानी शांत H3 है, ये जिंक नाइट्रेट है। ये क्या फ्रेंड, जिंक नाइट्रेट यानी जिंक डाई नाइट्रेट है। यहाँ पे जल है, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसे हम जब बैलेंस करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 4 का इंटू करा दें, कितने का 4 का, और फिर यहाँ पे हम यहाँ 2 करवा दें इंटू, और यहाँ पे हम का 2 का करवा देंगे, तो हमारा ये संतुलित समीकरण बन गया फ्रेंड। चलिए इसे आप अच्छे ध्यान नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि आयोडीन की क्रिया सांद्र इचनोथिस के साथ करने पर, यानी कि आयोडीन करनी है तो आयोडीन का सूत्र होता है हमारा I2, करानी है किसका, चिन्होत्तरी का, वो भी सांद्र के साथ कराएंगे। जब कराएंगे फ्रेंड तो हमारा बनेगा, जो फ्रेंड हमारा बनेगा क्या क्या बनेगा, पहले बनेगा हमारा आयोडिक अम्ल बनेगा, यानी कि HiO3 आयोडिक अम्ल बनेगा। फिर बनेगा हमारा NO2 बनेगा, फिर बनेगा हमारा H2O बनेगा। ठीक फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन तैयार होंगे। और जब हम इनको बैलेंस में करेंगे, जब बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 10 का इंटू करा देंगे, किसका 10 का, क्लियर। यहाँ पर भी हमें 10 का इंटू कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 का इंटू करा दें, तो हमारे ये संतुलित हो गए फ्रेंड। इसी प्रकार हमें रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर हमें इसे संतुलित करने में होता है। हम संतुलित कर लेते हैं तो हमारा इजली से ये सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि कारण बताइए कि क्लोरीन द्वारा विरजन अस्थायी होता है कि नहीं। फ्रेंड जो ध्यान से सुनिए हमारी बात को, कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के द्वारा फूलों का विरजन ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अस्थायी होता है। जो फूल होते हैं फूलों से करते हैं तो अस्थायी होता है, परंतु जो SO2 है ये अपचयन है। क्या है, ये अपचयन किया करता है, अपचयन से होता है, और ये ऑक्सीकरण वायुमंडल से कारण ये जो फूलों में रंगीन दोबारा करता है, ये रंगीन कर देता है दोबारा पुनः से, इसीलिए ये हमारा अस्थायी होता है। यही कारण हमारे हैं। चलिए ये क्या लिखा है, समझाइए कि NH3 क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। फ्रेंड इसमें देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना मान होता है, ये हमारे 7 होता है। जानते हैं नाइट्रोजन का हमारा 7 है, यानी कि इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 7 से अधिक होने वाले को इसे क्या कहते हैं, वो हमारे क्षारीय होते हैं pH वैल्यू मान में। और देखिए जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं किसके, नाइट्रोजन के, देखिए ये केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पेयर होता है। इसी प्रकार से हमारा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करती है, तो इस क्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करना है, किसके साथ करना है, हमें पोटेशियम के साथ। लिख रहे हैं KMnO4 की क्रिया कराना है हमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, क्लियर। और जल्दी बोले क्या बोला है, अम्लीय यानी इस लिक्विड में यानी इनके साथ जल का मिश्रण भी होगा, क्लियर होंगे तभी बनेगा। जब इनका कराएंगे चेंज जिसके साथ है तो बनेगा हमारा मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज सल्फेट बन जाएगा, और बनेगा हमारा साथ में पोटेशियम सल्फेट बनेगा,
फिर बनेगा हमारा हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्लियर। अब इन्हें हमारा बन गया तो हमारे इसे संतुलित करने के लिए आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पे 2 का इंटू करा दें इनका, किसका 2 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 2 का, और इसी तरह से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का, तो हमारा ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। इसी प्रकार आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड अब देते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट दिया गया है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण क्रिया विधि को लिखिए। फ्रेंड हम आपके यहाँ पे निर्जलीकरण की जो होती है, हम यहाँ पे आपको रिएक्शन को बता दे रहे हैं, आप अपने बुक से यानी देख लेंगे। जो रिएक्शन होती है एथेनॉल की, यानी कि एथेनॉल की क्रिया करानी है हमें, किसकी उपस्थिति में कराना है हमें, Al2O3 यानी कि 305 सेल्सियस में करानी है। जो हमें क्या एथिलीन प्राप्त होता है, क्या बताया, एथिलीन प्राप्त होता है, साथ में H2O जल हमें प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रायमंड टीमन की क्रिया लिखिए। फ्रेंड आप किसी भी रायमंड टीमन की हो, कोलबेक हो, विलियमसन की की हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। रायमंड टीमन की होती है, एक बेंजीन रिंग होती है, इसमें क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है, और ऊपर OH जुड़ा होता है, और साथ में इनको हम CH Cl3 के साथ और प्लस KOH के साथ क्रिया करा दें, 70 सेल्सियस पे करते हैं, तो हमें सेटेलाइटिक प्राप्त होता है। क्या होता है, सेटेलाइटिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ इंटू करते हैं CHO का, और जो ऊपर है यहाँ पे हम इंटू कर जाते हैं OH का। क्लियर। जब OH इंटू कर देते हैं, और साथ में हमें प्राप्त होता है यहाँ पे KCl, और प्राप्त होता है H2O, ये हमें प्राप्त होता है। आप बैलेंसिंग कर लें, यहाँ से हम इंटू करा देंगे किसका किसका, फ्रेंड यहाँ बिंदु 3 करवा देंगे, ठीक, और यहाँ पे हम करवा देंगे 3 के ऊपर, तो हमारी ये बैलेंसिंग कंप्लीट होती है। इसी प्रकार हमारा है कोलबेक का भी है, कोलबेक हम करवाएंगे तो बेंजीन सोडियम बेंजीन के साथ कराएंगे। जब हम कराते हैं हमारा बनता है क्या, जब हम यहाँ कराएंगे तो हम प्लस कार्बन के साथ, फिर यहाँ आप चेंजेस करते हैं 125 सेल्सियस पर कराएंगे, तो हमें यहाँ पे सोडियम सेटेलाइट प्राप्त होता है, सोडियम सेटेलाइट प्राप्त होता है, ठीक, जो हमारा होता है COONA। क्लियर फ्रेंड, ये हमारे क्लियर हो गए। चलिए देखते हैं अगले की ओर। जो फिर हमारा बिलियंसन ईथर है, इनको क्या करेंगे, इनको हमें सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया कराना है। जब हम सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं और साथ में C2H5Cl की क्रिया कराएंगे एक साथ, तो हमें प्राप्त होगा ईथर प्राप्त होता है, जो होता है डाईएथेन ईथर या एथिल ईथर भी कहते हैं इसे। ये देखिए, ठीक, इसे बोलते हैं एथेन एथॉक्सी, ठीक, या एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन के साथ प्लस NaCl। क्लियर, ये हमारे विलियमसन के हो गए। इसी बात हमें आगे फिर मिलेंगे, ये तीनों के देखना अभी हो सके तो आगे ही हमें मिले, फिर देखते हैं आगे क्या कहता है हमारा। आगे फिर हमारा है सोडियम एथॉक्साइड से डाईएथिलीन ईथर की जरूरत होगा। फ्रेंड सोडियम एथॉक्साइड से हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम के साथ क्रिया करा देंगे, ठीक, तो हमें प्राप्त होता है एथेन एथॉक्सी या एथॉक्सी एथेन साथ आयोडाइड। क्लियर, फिर हमें प्लस C2H5OC2। फ्रेंड इसी प्रकार के आप यहाँ पे किए होंगे। आप जानते हैं कि आपके बुक में लिखा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको ना याद हो तो हम यहाँ पे तो उसे रिवाइज करा देंगे इसी प्रकार। और जान लीजिए फ्रेंड, कोई एक रिएक्शन का यानी कि कोई एक नाम का एक रिएक्शन नहीं होता है, कई रिएक्शन होते हैं, आप किसी भी रिएक्शन के रूप में कर सकते हैं। ये यहाँ फिक्स नहीं होता कि हाँ यही रिएक्शन करेक्ट हो, यानी कि आप कोई और लेके आए हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, बस अपना अपना होता है।
कि आपने क्या वहाँ पे पढ़ा क्या है दिया है। ये हमारा जो लिखा हूँ मैं, ये हमारा बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल बना है, जब हमने बेंजील क्लोराइड से क्रिया कराई है कोएच की उपस्थिति में, तो हमें एल्कोहल बेंजील यानी बेंजील एल्कोहल प्राप्त हुआ और KCl की उत्पत्ति प्राप्त हुई। क्लियर। चलिए, इसी तरह से हमारा है एथिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन वनॉल प्राप्त होता है। जब फिर हम मैग्नीशियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं, इसे आप इजली ही देख लेंगे बुक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मिले तो हमें बताना, हम कमेंट करना, तो हम आपको वहाँ पे इसका समीकरण दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी कुछ शेयर कर दीजिए, जैसे कि लाइक का बटन है दबा दीजिए, जिससे कि हम आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमारी हेल्प कर दी करें। अब देखिए हमारा फ्रेंड यहाँ पे आ गया बुडस फिटिंग क्रिया। आपने बहुत इजी पढ़ा होगा, ये बहुत बड़ा होता है, चाहे आप किसी भी तरह पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि बुडस फिटिंग क्रिया क्या होती है। या फिटिंग बोला है, दोनों की रिएक्शन सेम हो जाती है। आप देखेंगे दोनों की रिएक्शन समीकरण दोनों सेम हो जाती है, बस नाम अलग अलग कर दिए हैं, दोनों सेम ही होती है। ठीक, आपने वहाँ पे कुछ और लिखा होगा C6H5 Cl प्लस सोडियम 2 के साथ प्लस CH3Cl चेंजेस, यानी शुष्क ईथर कर रहा है, शुष्क ईथर में करेगा तो क्या होगा CH5 CH3 और प्लस NaCl। क्लियर, ये हमारा प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इसी तरह ये हमारा फिटिंग भी होता है, वही हो जाएगा। अब देखते हैं इटार्ड क्या होता है। फ्रेंड हम आपको बता दें कि क्या हम आपको बोल देना, आप समझ जाइए ना मिले तो हम बताना, हम आपको नोट कर देंगे, इसलिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन जा रहा है। देखेंगे कि हम जब इटार्ड में यानी कि टॉल्यून को जब क्रिया कराते हैं किससे कराएंगे, 2CrO2 से करवा देंगे तो हमें फ्रेंड प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें एक क्वेश्चन प्राप्त होता है, जब उसका हम करा देंगे किससे, जल से, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त है। तो इसी को कहते हैं रिटार्ड अपक्रिया कहते हैं। और गाटर खाक नियम क्या है, जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, तो हमें की उपस्थिति में AlCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाए बेंजल्डिहाइड और साथ में HCl हमें प्राप्त होता है। यह हमारा गाठर का मान है। फ्रेंड या आप इसको ना पता हो तो बताना, हम आपके लिए कमेंट में बताना, तो हम आपको ये बता के आप दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। क्लियर। कह नहीं जा रहा क्रिया आपने बहुत बार पढ़ा है फ्रेंड। कह जा रहा कहते हैं जब हम फार्मेल्डिहाइड को फार्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हम NaOH के साथ करवा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3 यानी कि मेथिल अल्कोहल, यानी कि बाद में सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है आराम से इजली से। हमें ये कई बार आप पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजली भी होता है। इसी तरह एल्डोड होता है। ये हमारे थ्री बच्चे, ये देखिए अभी हमने बताया फार्मेल्डिहाइड क्रिया, देखिए इसे क्या बोलते हैं हमारे, इसे ही बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड ये ये देखिए अभी हम जो आप पिछला भी आगे कर थे ये भी मिल गया हमें। देखिए ये हमारे विलियमसन के हो गया ये वाला। और जो है एसिल्डिहाइड के टालेन अभिक्रमक के साथ कराएंगे। फिर थोड़ा बहुत चेंज है, नहीं तो सभी वही हम जो भी सवाल कहेंगे पीछे वही हमें मिला हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ये बहुत क्वेश्चन ईजी आए थे, यानी कि हमें उम्मीद है कि आप 70 में यानी पेपर अच्छे से लिख के आएंगे। 70 में आपका कहीं नंबर नहीं गया, 60+ नंबर होगा, ये फिक्स। क्योंकि पेपर ईजी है, कोई हार्ड नहीं था, क्योंकि और जो बच्चे पढ़े नहीं हो तो उनके लिए हार्ड होगा ही, लेकिन पेपर इतने हार्ड नहीं थे। देखिए मात्र 3 न्यूमेरिकल दिए गए थे। कितने नंबर, ये 3 न्यूमेरिकल थे मेरे पास। और इसमें थोड़ा से एक क्वेश्चन, हाँ इसमें समीकरण कुछ ज़्यादा लिखे थे। देखिए समीकरण हमें कई बार ज़्यादा दिखे, जैसे कि देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 7 में भी दे दिए गए थे, थोड़ा सा 7th में दे दिए थे। क्लियर। और इसी प्रकार से 6 में भी दिए थे, यानी कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही था, यानी थोड़ा से क्वेश्चन पेपर हार्ड था पर ज़्यादा नहीं थे। आप मेहनत किए होंगे तो आपका नंबर केमिस्ट्री में मिलेगा। इसीलिए आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ, हम नए वीडियो के साथ आएंगे। चलते हैं आप लेते हैं अलविदा यहाँ से। फ्रेंड आपके साथ हम साथ हुए हैं,
आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते करके जाना, ठीक। सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देंगे जैसे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें।